मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 6 में ये टॉपिक ले रहे हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स पढ़े थे, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। और जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल के रिज़ल्ट्स हम देखा करते थे, उसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल की भी कई सारे सिमिलर रिजल्ट्स हमको मिलेंगे। एक तरीके से इट इज़ एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमने इलेक्ट्रिक में पढ़ा था वहाँ पर। और जैसे सभी लोगों को मैग्नेटिज्म में आइडिया होगा कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो डाइपोल में यहाँ पर एक तरीके से नॉर्थ एंड साउथ से उनको हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल किस तरह से हम मैग्नेटिज्म में डिफ़ाइन करते हैं। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है, करंट कैरिंग क्लोज लूप की बात होगी, तो ईच करंट कैरिंग क्लोज लूप एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो किसी भी तरीके का करंट कैरिंग क्लोज लूप है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। डाइपोल के बारे में कुछ डिटेल्स जो हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म, मटेरियल, बार मैग्नेट वगैरह हम देखेंगे, वहाँ पर भी आएंगे, वहाँ पे थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन फॉर द टाइम बिंग यू जस्ट कीप इन माइंड कि ईच करंट कैरिंग क्लोज लूप एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। चार्ज मूविंग, यानी कि मैग्नेटिज्म में आखिरकार हम बात करते किसकी हैं, करंट की बात करते हैं। करंट इज़ बेसिकली अ मूविंग चार्ज। तो अगर एक मूविंग चार्ज भी होगा तो दैट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू अ करंट। तो मूविंग चार्ज कह लीजिए या करंट कह लीजिए, सब में वही चार्ज का घूमना, चलना फिरना यही हो रहा है। तो चार्ज मूविंग अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज़ ऑल्सो अ मैग्नेटिक डाइपोल। किस तरीके से इस टर्म को हम डिफ़ाइन करेंगे, तो इस टर्म को यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो हमने डिफ़ाइन किया था कि चार्जेस हैं, चार्जेस के बीच में गैप क्या उसका मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे उस तरीके का तो कुछ है नहीं, देयर इज़ नथिंग लाइक मैग्नेटिक चार्ज। वैसे आगे चल के हम थोड़ा सा इस तरीके की डेफिनेशन रखेंगे, मैग्नेटिक चार्जेस हाइपोथेटिकली देखेंगे, लेकिन एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट करते। तो हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं किसी भी प्लेनार लूप के लिए, एक ऐसा लूप जो कि एक प्लेन वाला लूप हो, जैसे रिंग हो गया या फिर इस तरह की चीज़ें हो गई। तो फॉर ए प्लेनार लूप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को जनरली आप म्यू से रिप्रेजेंट करोगे। तो म्यू इज़ द सिंबल अलॉटेड। म्यू इज़ इक्वल टू सम करंट, जो करंट उसने फ्लो कर रहा है लूप में, और एरिया ए इज़ द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप। और एरिया वेक्टर जैसे सभी को पता है कि इसका डायरेक्शन में एम्बिग्यूटी होती है। हम डायरेक्शन यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, करंट के अकॉर्डिंग। तो इट्स डायरेक्शन इज़ गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट के डायरेक्शन में हम यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पे लूप बना रखा है, तो इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता हुआ दिखाया गया, यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट इज़ फ्लोइंग। तो अगर मैं राइट हैंड के फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो थंब इनवर्ड पॉइंट करेगा, तो यहाँ पर जो म्यू का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड हो जाएगा। तो म्यू हमेशा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में आएगा, और एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो हमेशा जो भी प्लेन होगा लूप का, उस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आएगा। तो इसमें इनवर्ड आ रहा है यहाँ पे इनटू द प्लेन। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ फ्लो कर रही है इसमें, तो दैट इज़ आउट ऑफ द प्लेन। मैंने लूप को यहाँ पर इस प्लेन में ना रखने के बजाय लूप का प्लेन जो है इस ड्राइंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो फिर आप देखो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करंट फ्लो कर रही है। तो अगर आप यहाँ पे फिंगर्स को कर्ल करोगे राइट हैंड, तो जो थंब है वो अपवर्ड पॉइंट करेगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पर इसमें। और ये जितने भी करंट कैरिंग लूप हैं ये सभी एक तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। और अगर मैं इसका बिहेवियर यहाँ पे देखूँ तो वो बिहेवियर यहाँ पे कुछ इस तरीके का होगा। बिहेवियर इज़ समथिंग लाइक दिस, कि ये जो लूप है वो एक ऐसे मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है जिसका नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ है और साउथ पोल यहाँ पर नीचे की तरफ है। और अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जैसा ही अगर यहाँ पे एक डेफिनेशन बनाना चाहें, तो उस डेफिनेशन में जो म्यू होगा उस म्यू को हम साउथ से नॉर्थ की तरफ यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो किधर से किधर की तरफ होता है, इक्वलेंट टू नेगेटिव चार्ज। साउथ जो होता है वो एक तरीके से नेगेटिव चार्ज के जैसा होता है और नॉर्थ पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो उसी तरीके से साउथ से नॉर्थ। तो अगर मैं इस लूप के लिए बोलना चाहूँ कि वेयर इज़ द साउथ पोल, वेयर इज़ द नॉर्थ पोल, हमेशा आप माइंड में रखो कि साउथ पोल, नॉर्थ पोल हमारा एक इमेजनरी क्रिएशन होता है। इस तरीके का कहीं पर भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी मैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है कि मैं बोल दूँ कि वहाँ पर वो मैग्नेटिक चार्ज है। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। लेकिन नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब हम डिफ़ाइन इसलिए करते हैं क्योंकि हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो जब हम बार मैग्नेट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों पे थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। तो बस अभी हमने एक क्वांटिटी यहाँ डिफ़ाइन की है, और वो क्वांटिटी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइंड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किस तरीके से लेना है वो हमने देख लिया कि करंट के अकॉर्डिंगली हम राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे, थंब हमें उसका डायरेक्शन यहाँ प्रोवाइड कर देगा। इस बार मैग्नेट के लिए मैंने थोड़ा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह यहाँ पर दिखा रखी हैं। आप देख सकते हो कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से लाइंस ऑरिजिनेट होती हुई दिखती हैं और फिर वो साउथ पे टर्मिनेट होती हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर डिफरेंस आ जाता है। मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ होती हैं और ये लाइन से क्लोज लूप बना रही होती हैं। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं, जो हमने पढ़े हैं कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वो क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। अगर मैं वहाँ पर डाइपोल भी लेता तो डाइपोल में भी ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मैंने एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और एक यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो हमेशा यहाँ पर ये होगा कि प्लस से जो लाइन्स है वो निकलेंगी और माइनस पे हमेशा टर्मिनेट होंगी। प्लस से लाइन्स निकलेंगी, माइनस पे हमेशा टर्मिनेट होंगी। तो कई सारी लाइन्स इस तरीके से होंगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर कि जो लाइन्स हैं वो माइनस क्यू से निकलें, इस तरीके का कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस मैग्नेट के अंदर अंदर देखो तो ऐसा लग रहा है कि लाइन्स साउथ से निकल रही हैं और नॉर्थ पे जा रही हैं, तो साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेट के अंदर तो साउथ से नॉर्थ है, लेकिन मैग्नेट के बाहर यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ, और एक पूरा क्लोज लूप बन जा रहा है। लेकिन ऐसा क्लोज लूप इनके केस में यहाँ पर नहीं बनेगा। आप देख सकते हो जैसे एक लाइन अगर आप इस तरीके की अगर आप पकड़ लो, तो अगर आप यहाँ पर अगर ऐसे घूमते हुए आओ यहाँ पर सपोज़, तो यहाँ तक तो ऐसे आया, ये प्लस से ये माइनस क्यू की तरफ आया, लेकिन फिर यहाँ पर लाइन ऐसे आएगी, यहाँ पर लाइन वो क्लोज लूप में नहीं घूमेगी, क्लोज लूप नहीं बनेगा, पूरा नहीं चक्कर लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन में पूरा चक्कर लग जाता है, क्लोज लूप फॉर्म होते हैं। तो डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं। तो मैंने कुछ सिचुएशंस यहाँ पर दिखा रखी हैं, इसमें कुछ लूप्स यहाँ बने हुए हैं, तो इनमें आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशंस करनी है। तो एक एक करके मैं इन सब के लिए कैलकुलेशंस करता जाता हूँ। दीज आर वेरी वेरी इजी एग्जांपल्स। तो फर्स्ट के लिए म्यू की वैल्यू फॉर फर्स्ट, तो करंट आपको पता है आई, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, तो अगर आप इधर की तरफ ऐसे फिंगर्स को कर्ल कर लो तो थंब विल पॉइंट इनवर्ड, तो इनवर्ड हो जाएगा। और सपोज अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल देता हूँ और इसको वाई एक्सिस बोल देता हूँ, तो फिर आउटवर्ड जेड एक्सिस हो जाएगी और इनवर्ड माइनस जेड एक्सिस होगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई पाई आर स्क्वायर, अगर एक्सिस डिफाइन हो तब, ठीक है। तो आई पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ के कैप। तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट। सेकंड में मैंने थोड़ा टिल्टेड लूप यहाँ पर बना रखा है इसमें। तो अगर टिल्टेड लूप बना रखा है तो कुछ भी नहीं है इसमें भी। अगेन आप इसके तरफ घूम जाओ, यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगा लो, और जो डायरेक्शन बनेगी यहाँ पे वो डायरेक्शन कुछ नीचे की तरफ बनेगी, लेकिन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगी। इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो जो म्यू वेक्टर होगा आपका, म्यू वेक्टर यहाँ पर इसमें कुछ इस तरीके से होगा। अगेन जब इसका आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तो मैग्नीट्यूड तो वही होगा आई इंटू, ये सर्किल है, आई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज सर्कुलर लूप। तो म्यू आई इंटू पाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन मैंने डायग्राम में वहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ट्राइंगुलर लूप है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी साइड्स इसके इक्वल है। तो अगेन बस वही काम करना है यहाँ पर भी। थर्ड, दिस म्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया इज़ √3/4 a स्क्वायर। डायरेक्शन तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो दिस विल बी आउट ऑफ द प्लेन। रेगुलर हेक्सागोनल लूप बना हुआ है लास्ट में, तो रेगुलर हेक्सागोनल लूप जो बना हुआ है लास्ट में, उसके लिए अगर करके देखें तो क्लॉकवाइज है करंट उसके अंदर, और क्लॉकवाइज है तो फिर इनवर्ड हो जाएगा। और इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो एरिया इज़ वेरी इजी। यहाँ पर इसका कहीं ये सेंटर हो गया, और अगर आप इसको मिला दो तो इसके ज्योमेट्री क्लियर होती है सभी को, ये ए और ये भी ए। तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ बन रहे हैं इसमें, तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो म्यू की वैल्यू इसके लिए आई 6, और हर एक का जो एरिया यहाँ बन रहा है वो एरिया कितना है, √3/4 a स्क्वायर। डायरेक्शन विल बी इनवर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन ले रहे हैं। अ थिन इंसुलेटेड वायर फॉर्म्स अ प्लेन स्पाइरल ऑफ एन टाइट टर्न्स। टाइट टर्न्स का मतलब है कि सभी टर्न्स जो हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नज़दीक नज़दीक हैं, टच कर रहे हैं, यानी कोई गैप्स नहीं है। डायग्राम में भले हमने गैप्स दिखा रखे होंगे, लेकिन कोई गैप्स यहाँ पर नहीं है। द रेडियाई ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड टर्न्स आर ए एंड बी। तो अंदर जो सबसे पहला टर्न है, सपोज़ की जो रेडियस है वो ए के इक्वल है, और जो टर्न सबसे लास्ट का है सपोज़, तो उसकी जो रेडियस है सपोज़ ये रेडियस बी के बराबर है। फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। तो इसमें करंट दिखाया हुआ है कि एक टर्मिनल वहाँ से करंट एंटर कर रहा है और दूसरे टर्मिनल से करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है इसमें। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स इसके अंदर यहाँ बन रहे हैं, और जो सर्कुलर लूप्स बन रहे हैं
अब उसका जो इनक्लोज्ड एरिया, हमेशा ये एरिया लेना होता है, कोई भी अगर आप लूप अगर इस तरीके का लेते हो तो उसके अंदर ये जो एरिया है वही एरिया आएगा, इनक्लोज्ड एरिया आएगा, ठीक है। तो आप देखोगे सबकी रेडियस जो है वो डिफरेंट हो रही है, ए से बी तक चेंज होती जा रही है, तो सबका इनक्लोज्ड एरिया यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। तो फिर हमें कुछ इंटीग्रेशन की टेक्निक यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी जिससे कि हम इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएँ। तो इसमें मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि एक आर रेडियस का सर्किल ले लेता हूँ और उसके जस्ट बगल में यहाँ पे एक आर प्लस डी आर रेडियस का सर्किल ले लेता हूँ। तो आर और ये हो गया आर प्लस डी आर। अब इसके अंदर कई सारे टर्न्स होंगे, इसके अंदर कई सारे टर्न्स होंगे। अच्छा, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी हमने यहाँ पर डिफाइन किया था इसमें, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने डिफाइन किया एक लूप के लिए यहाँ पर डिफाइन किया। कई बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा लूप्स यहाँ पर हो सकते हैं इसमें, तो और अगर वो एक से ज़्यादा लूप्स हैं और सभी का एक जैसा ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो आप सिंपली सभी का ऐड कर लो तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें आप यहाँ पर ये चीज़ भी ऐड कर सकते हो कि अगर n टर्न्स हैं यहाँ पर, सभी एक जैसे हैं, सबका वही है, तो फिर जो म्यू नेट आएगा फिर वो सिंपली n और जो i है वो तो आएगा ही आएगा, NIA इसके बराबर हो जाएगा अगर n टर्न्स है वहाँ पर। तो लेट अस यूज़ दिस। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी मैंने यहाँ पे ये जो डी आर विड्थ ली है, इस डी आर विड्थ के अंदर जितने नंबर ऑफ़ टर्न्स आएंगे वो सभी टर्न्स का इनक्लोज्ड एरिया जो होगा वो एरिया यहाँ पर सभी का ऑलमोस्ट पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर ये जो लूप बनेगा इस तरीके का, यहाँ पर मैंने जस्ट इतना ही दिखाया, तो यही पाई आर स्क्वायर होगा, ये जो लूप बनेगा ये पाई आर स्क्वायर होगा, ये जो लूप बनेगा ये पाई आर स्क्वायर होगा। तो जितने लूप्स यहाँ पर इस तरीके से बनते जा रहे हैं सभी का जो इनक्लोज्ड एरिया होगा उसमें कोई खास फ़र्क नहीं आ रहा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर अब इसका लिखूँ कि व्हाट इज़ द डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल द टर्न्स इनसाइड दिस एलिमेंट, तो जितने भी टर्न्स हैं सभी का डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कितना है, तो उस डाइपोल मोमेंट को मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। तो उसको मैं डी म्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और सपोज इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स डी एन के बराबर है, डी एन इज़ नंबर ऑफ़ टर्न्स, और सभी में करंट तो वही रहेगा और एरिया सभी का यहाँ पे क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब हमारा यहाँ पर अगला एम ये है कि ये डी एन कैलकुलेट किया जाए कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स इन दिस डी आर विड्थ ये कितने होंगे इसमें, तो नंबर ऑफ़ टर्न्स विल बी, अब उसके लिए हमें यहाँ पर जो डेटा दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स तो यहाँ पर इतना है, स्मॉल एन सॉरी कैपिटल एन इज़ टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स। अब टर्न्स यहाँ पर आप किस तरीके से हैं देखो, तो टर्न्स कुछ इस तरीके से हैं, जैसे जब मैं टर्न देखूँगा तो सपोज एक टर्न यहाँ पर ये एक टर्न हुआ, फिर उसके बाद अगला टर्न यहाँ पर ये हुआ, ये सब टच करते हुए यहाँ पर, फिर अगला टर्न यहाँ पर ये हुआ, फिर उसके बाद में फिर अगला टर्न यहाँ पर ये हुआ। तो मैं थोड़ा सा एक टर्न को थोड़ा सा एक बड़ा करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सपोज़ एक टर्न यहाँ पर ये है, ये वायर इस तरह से होगा यहाँ पर, ये जो टर्न है वो अपने डायमीटर के बराबर, जो इसका क्रॉस सेक्शनल डायमीटर यहाँ पे, क्योंकि कुछ आप सिलिंड्रिकल टाइप का वायर मानोगे जो ही मानोगे यहाँ पे, तो एक टर्न जो है वो इतना स्पेस लेगा। उसके बाद जो अगला टर्न आएगा वो भी इतना ही स्पेस लेगा यहाँ पे। तो सभी लेंथ वाइज जो हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो लेंथ वाइज सभी जो है वो इक्वल एक तरीके से लेंथ वाइज स्पेस ले रहे हैं। ये जो स्पेस है वो सभी का बिल्कुल एक जैसा ही है, एक के बाद एक जो टर्न्स यहाँ पे आते जा रहे हैं। तो फिर मैं बोलूँगा कि टोटल टर्न्स तो हमारे पास में n है, और ये जो n टर्न्स हैं वो कितने लेंथ में यहाँ पर हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो a रेडियस से स्टार्ट होता है और लास्ट जो है वो b रेडियस पे ख़त्म होता है। जैसे मान लीजिए ये a रेडियस है और लास्ट जो है वो b रेडियस है, तो मैं बोलूँगा कि n जो टर्न्स हैं वो b माइनस a लेंथ, इतनी लेंथ के ऑक्यूपाई करते हैं। तो एक सिंगल टर्न अगर मैं बोलूँ तो सिंगल टर्न यहाँ पर जो सिंगल लेंथ होगी, यूनिट लेंथ होगी, यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं। तो इन यूनिट लेंथ का जो स्पेस बनेगा उसके अंदर कितने टर्न्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो यूनिट लेंथ में यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय कितने लेंथ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो हमें यहाँ पर अब किस में कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये जो विड्थ या लेंथ है वो कितनी है, डी आर। तो डी आर में यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो दैट इज़ n अपॉन b माइनस a इंटू डी आर। तो यही हमारा यहाँ पर डी एन हो जाएगा। इस डी एन को मैं उसमें पुट कर लूँगा और उसके बाद में वी कैन कैलकुलेट फर्दर। बस इसके बाद तो अब कुछ ज़्यादा करना नहीं है, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट दिस।
डी म्यू। सभी का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो सेम डायरेक्शन में ही होगा। आप देख सकते हो कि ऐसे ऐसे करके करंट सभी में होगा, सभी में क्लॉकवाइज करंट होगा, जैसे मैंने डायग्राम में यहाँ पे दिखा रखा है। तो डी एन की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, दैट इज़ एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर आई पाई आर स्क्वायर। जस्ट इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन और आर के लिमिट स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी। अ वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, आर स्क्वायर डी आर तो आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा, लिमिट वगैरह पुट कर लेंगे तो एन आई पाई डिवाइड बाई बी माइनस ए, आर क्यूब बाई 3 तो एक 3 का फैक्टर यहाँ बनेगा और लिमिट आप पुट करोगे तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब हो जाएगा। तो वैसे आंसर तो आ गया, चाहो तो आप इसको थोड़ा अलजेब्रिकली और आगे सॉल्व कर सकते हो। तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब को आप बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हो। तो बी माइनस ए विल गेट कैंसल्ड, तो आंसर विल बी फाइनल एन आई पाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लूप यहाँ पे दिया हुआ है। लूप का मतलब होता है कि करंट पूरा क्लोज होना चाहिए, लूप पूरा क्लोज होना चाहिए। तो जैसे आप अगर इस लूप को देखो तो ये लूप मान लीजिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से चले, फिर यहाँ करंट गया, फिर यहाँ गया, फिर इस तरीके से करंट गया, फिर यहाँ पर वापस आ गया। तो ये पूरा एक क्लोज लूप है और इसका मुझे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। और इसमें एक तरीके से ऐसा दिख रहा है कि 2 रेक्टेंगुलर लूप ऐसे नज़र आ रहे हैं इसके अंदर मुझे। तो एक रेक्टेंगुलर लूप यहाँ पर ही नज़र आ रहा है, इसमें साइड ए और बी है, फिर उसी तरीके का ए और बी साइड वाला एक दूसरा रेक्टेंगुलर लूप मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर इसमें। लेकिन जो हमारी डेफिनेशन है वो आई इंटू ए, उसमें एरिया इनक्लोज्ड बाय अ प्लेनर लूप, प्लेनर लूप होता है वहाँ पे, प्लेन के लिए हम डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये प्लेन है ही नहीं, दिस इज़ नॉट ए प्लेन, नॉन को प्लेनर, ठीक है, नॉन प्लेनर टाइप का लूप यहाँ पर बन रहा है। दिस इज़ नॉट इन सिंगल प्लेन। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि ये सिंगल प्लेन में नहीं है। हमें एक फील तो आ रहा है यहाँ पे कि एक प्लेन है कुछ जो कि वाई जेड प्लेन में है, यानी ये वाला जो है वो मुझे वाई जेड में दिखाई दे रहा है और ये जो दिख रहा है वो मुझे यहाँ पर एक्स जेड प्लेन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 2 प्लेन में मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर ये। अब इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए अगर ये सिंगल प्लेन में नहीं है लूप, यहाँ पे लूप तो है लेकिन सिंगल प्लेन में नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि कुछ इमेजनरी वायर यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं और लूप को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम पूछो कि वाई जेड प्लेन वाला लूप कंप्लीट है क्या, तो आप वाई जेड के अंदर अंदर घूम करके नहीं पहुँच सकते। आप यहाँ से चले, यहाँ चले, फिर उसके बाद आपको इस लूप में घूमना पड़ेगा। तो कोई भी लूप जो है कंप्लीट नहीं दिख रहा। अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ कि वाई जेड कंप्लीट है क्या, तो आंसर है नहीं। एक्स जेड कंप्लीट है क्या, तो नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल यूज़ इमेजनरी वायर फॉर कंप्लीटिंग द लूप। लूप को कंप्लीट करने के लिए हम इमेजनरी वायर का यूज़ करेंगे। तो हमारा बेसिक यहाँ पे फंडा ये होगा, यूज़ इमेजनरी वायर्स, यूज़ इमेजनरी वायर्स टू कंप्लीट लूप्स। और ये वायर्स यहाँ पर हमेशा पेयर में आएंगे, और पेयर में आएंगे तो आप देखोगे एक में करंट और दूसरे में करंट आपस में अपोजिट में होंगे, और अपोजिट में होंगे तो अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और ओवरऑल सिचुएशन में कोई चेंज आएगा नहीं। लेकिन जो भी हम यहाँ पर इमेजनरी वायर यूज़ करेंगे उससे हम इसको समझ पाएंगे और सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, और हम अपनी जो प्लेन लूप की हाइपोथेसिस है, जो डेफिनेशन है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली कि मुझे यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनके बीच में वायर यूज़ करने पड़ेंगे। मैं थोड़ा यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ इसमें दिखा रहा हूँ, जिससे कि मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ, इससे डायग्राम जो है थोड़ा क्लियर बने इसमें। सपोज़ एक मैंने यहाँ पर इस तरीके से रख दिया, और ऑब्वियसली कि इसके रखने की वजह से यहाँ पे सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो एक दूसरा वायर भी मैं यहाँ पर रखूँगा और एग्जैक्टली वहीं पर रखूँगा, लेकिन थोड़ा सा अलग करके मैं दिखा रहा हूँ, जिससे कि डायग्राम को हम समझ पाएँ। अब इसमें करंट दिखा देते हैं। तो सपोज़ इसमें करंट मैंने इधर अज्यूम कर लिया, और वही करंट मैंने इसमें इधर अज्यूम कर लिया। तो आप देख सकते हो कि एक तरीके से कैंसिलेशन हो गया, दोनों अपने इफ़ेक्ट को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन उससे हमें फ़ायदा यहाँ पर ये हुआ, अब आप यहाँ पर अगर देखो इसको, तो इस लूप को देखो, वाई जेड प्लेन वाले लूप को देखो, यहाँ से गया करंट, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, एक लूप पूरा कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरीके से करंट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये पूरा जो लूप है एक्स जेड प्लेन का, ये कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीटनेस आ गई इस डायग्राम के अंदर। तो नाउ वी कैन इंडिविजुअली दोनों का डायपोल मोमेंट आप निकाल लोगे और उसको फिर आप ऐड कर लोगे। तो इंडिविजुअल दोनों का डायपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। तो एक तो है यहाँ पे
म्यू अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो यहाँ पर वाई जेड प्लेन में है, जो वाई जेड प्लेन में पहले मैं उसका लिख रहा हूँ, तो वाई जेड प्लेन में जो है ऑब्वियस है कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस में होगा। अब आप करंट के डायरेक्शन में फिंगर से घुमा लो, तो जब करंट के डायरेक्शन फिंगर से घुमाते हो, इस तरीके से घुमाते हो, तो इस तरीके से आप यहाँ पे घुमाओगे तो ऑब्वियस है कि जो थंब है वो थंब पॉइंट करेगा इन दिस डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वहाँ पे वो थंब पॉइंट करेगा। तो आप इस तरीके से फिंगर से घुमा के देख लो यहाँ पे, तो इधर की तरफ थंब पॉइंट करना चाहिए। अगर आप इससे कन्विंस नहीं हो पा रहे तो फिर आपको पूरा एरिया वेक्टर ए क्रॉस बी वगैरह करके जो एरिया वेक्टर लिखते थे वैसे लिखना पड़ेगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए और हमें डायरेक्टली यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिख जाना चाहिए। अगर वाई जेड प्लेन में कोई लूप पड़ा हुआ है तो उसका एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इनमें से कोई एक हो सकता है। तो मैं इसका म्यू यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, तो म्यू वाई जेड प्लेन वाले का म्यू, तो करंट ऑब्वियस है कि आई, और जो एरिया है वो ए बी हो जाएगा, और ये माइनस आई कैप में आ रहा है। इसी तरीके से जो एक्स जेड प्लेन में ये वाला जो लूप है, तो इस लूप के लिए अब क्या कहना है इसमें, तो इस लूप के लिए करंट मैं अगर यहाँ से ऊपर से देखता हूँ तो मेरे को करंट क्लॉकवाइज नज़र आएगा, ऐसे घूमता हुआ करंट नज़र आएगा मेरे को, और डायरेक्शन फिर आप यहाँ पे देख लो नीचे की तरफ आएगा, ऐसे डाउनवर्ड आएगा। मैं दोनों का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, तो इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ आया। डायपोल मोमेंट को मैं म्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, कई जगह पे एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये म्यू वन हो गया एक तरीके से, और इसका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो इधर आएगा, ये म्यू टू हो गया, और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो हमारे लिए नेगेटिव वाई एक्सेस होगी। तो सेकंड जो होगा वो हो जाएगा आई ए बी माइनस जे कैप। आप चाहो तो मॉड म्यू यहाँ पे लिख सकते हो फिर, तो मॉड म्यू यहाँ पे दोनों में आई ए बी आई रहा एक तरीके से, तो आई ए बी रूट टू हो जाएगा फिर यहाँ पे। तो अगर आप इसका मॉड ले लो तो इट इज़ आई ए बी रूट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑल द साइड्स हैविंग लेंथ इक्वल टू एल, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अगेन आप देखो कि जितने भी यहाँ पे लूप्स कुछ बनते हुए दिख रहे हैं वो सभी एक प्लेन में यहाँ पर नहीं है, ऑल द लूप्स आर नॉट इन द सेम प्लेन। जैसे करंट यहाँ से अगर स्टार्ट मानो अगर आप, तो यहाँ से करंट ऐसे गया, फिर इधर गया, फिर इधर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे, तो आप ये कंफर्म कर सकते हो कि क्लोज लूप तो बन रहा है, लेकिन वो सभी जो क्लोज लूप्स हैं वो एक पूरा एक प्लेन में नहीं आ रहे। तो यहाँ पर भी अगेन आपको वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वायर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, जो भी है वो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं उन एडजस्टमेंट को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो एक एडजस्टमेंट तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, और यहीं पे फिर आपको दूसरा भी लाना पड़ेगा। अब इसमें करंट्स आपको रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, तो करंट्स आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो एक करंट आप अपवर्ड मान लो और एक करंट आप डाउनवर्ड मान लो, तो वन करंट अपवर्ड और एक करंट हो गया डाउनवर्ड। तो उससे आप देख सकते हो कि ये जो लूप सामने मेरे को दिखाई दे रहा है, तो ये सामने वाला जो लूप है वो वाई जेड प्लेन है, और इधर जो लूप यहाँ पर ये वाला जो लूप दिखाई दे रहा है, ये जो लूप है, ये जो लूप है, ये लूप आपका एक्स जेड प्लेन में है। तो एक्स जेड प्लेन में अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो वायर है यहाँ पर ये अभी इसको कंप्लीट, ये वायर आएगा तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। तो वायर यहाँ पर अब यूज़ करना पड़ेगा, तो लेट अस यूज़ अ ग्रीन वायर, सॉरी लेट अस यूज़ अ ग्रीन वायर हियर। थोड़ा मैं गैप करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ वो कॉर्नर पे होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से वायर मैंने यूज़ कर ली, इससे कि ये जो एक्स जेड प्लेन वाला लूप है ये लूप भी कंप्लीट हो गया, फिर ये लूप भी कंप्लीट हो गया, और ये लूप भी मैंने कंप्लीट कर दिया था ऑलरेडी। करंट्स आप देख लो यहाँ पे किस तरीके से आप लेके चलोगे, एक करंट नीचे की तरफ आप अज्यूम कर लो और एक करंट फिर ऊपर की तरफ, जिससे कि इफेक्ट्स कैंसिल हो जाएं। तो मैं इन लूप्स को नंबर दे देता हूँ, नंबर से एक एक करके इनकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सपोज दिस इज़ 1, दिस लूप इज़ नंबर 2, दिस लूप इज़ नंबर 3। तो सभी का म्यू ऐड कर लेंगे, तो म्यू ऑफ 1, म्यू ऑफ 2 एंड म्यू ऑफ 3। तो म्यू ऑफ 1 आप देखो यहाँ पर ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज टाइप का दिख रहा है मेरे को बाहर की तरफ, बाहर का मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस हो जाएगी। फिर इसमें अगर वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है तो ऑब्वियसली कि जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस होगी, फिर ये एक्स प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किधर की तरफ थंब आता है। तो थंब बाहर की तरफ आएगा अगर आप इसके लिए क्लॉकवाइज में घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओगे। तो आई करंट हो गया और एल स्क्वायर ये हो गया इसका एरिया। डायरेक्शन जो दिख रही है वो है प्लस आई कैप में। फिर जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर एक्स जेड प्लेन में है तो वाई में आना चाहिए, और वाई में अगर आप देखो तो पॉजिटिव वाई में दिख रहा है मुझे।
तो पॉजिटिव वाई, तो पॉजिटिव वाई आई एल स्क्वायर जे कैप। फिर लास्ट वाले को अगर आप देखो तो डायरेक्टली भी आप बोल सकते हो कि 1 और 3 में जस्ट अपोजिट हो रहा है। 1 का इफेक्ट जो है वो 3 कैंसिल कर देगा, लेकिन मैं लिखने के हिसाब से यहाँ पर लिख देता हूँ आई एल स्क्वायर माइनस आई कैप में आ जाएगा फिर ये। तो ऑब्वियसली कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और जो नेट म्यू आएगा वो यहाँ पर आई एल स्क्वायर जे कैप हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग क्लोज लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट हाईलाइट करने लायक जो यहाँ पर टर्म्स हैं वो यहाँ पर ये हैं कि एक तो क्लोज लूप होना चाहिए और दूसरा यहाँ पर कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। इसके लिए ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ऑलरेडी हमने जो मैग्नेटिक एम्पेरियन फोर्स जो था, एम्पियर फोर्स था आई एल बी वाला, आई एल क्रॉस बी, उस पर बेस्ड हमने फोर्स के और टॉर्क के भी कुछ क्वेश्चंस किए थे और वहाँ पे मैंने बताया था कि हम टॉर्क के क्वेश्चंस अगर क्लोज लूप के लिए हैं तो क्लोज लूप में हम यहाँ पे उनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब किस तरीके से यहाँ पे हम क्लोज लूप के लिए क्वेश्चंस करेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला हम यहाँ पे लाने वाले हैं टॉर्क के लिए। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होगा और इसको आप थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जैसे मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम यहाँ पर इसकी सिमिलैरिटी देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला हुआ करता था पी क्रॉस ई, वहाँ पे पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था और ई इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें जो फार्मूला यहाँ मिलने वाला है वो कुछ एम क्रॉस बी, म्यू क्रॉस बी मिलना चाहिए। म्यू इज़ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो लेट अस सी उसको हम किस तरीके से यहाँ पे ला सकते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे एक लूप यहाँ पे दिखा रखा है और एक रेक्टेंगुलर लूप मैंने यहाँ पर डेरिवेशन के हिसाब से ले रखा है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन वगैरह के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हमारा काम चल जाएगा। और ऑलरेडी हमने देख रखा है जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए हैं कि टॉर्क कैलकुलेट कैसे होता है वो ऑलरेडी हमने देख रखा है। तो कोई भी क्लोज लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो हमें पता है कि जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स उस पर 0 लगेगा। अगर नेट फोर्स 0 लग रहा है और तब भी टॉर्क आ रहा है, इसका मतलब टॉर्क फिर फोर्स कपल्स की वजह से आ रहा होगा यहाँ पे, तभी टॉर्क आ सकता है। अगर फोर्स कपल्स जनरेट होंगे तभी देयर विल बी अ टॉर्क। तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो एक लूप यहाँ पे ले रखा है, इस लूप में करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, दिस इज रेक्टेंगुलर लूप और इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं यहाँ पे इसका फोर्स एनालिसिस करके देखूँ तो आई एल क्रॉस बी से आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो सबसे ऊपर वाला वायर है, इस ऊपर वाले वायर पे जो फोर्स लगेगी दैट फोर्स इज़ समथिंग लाइक दिस, दिस फोर्स इज़ लाइक दिस, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पर ये। इसी तरीके से आप देखोगे सब पे फिर फोर्स इस तरीके से लगता चला जाएगा। ऑलरेडी हमने ये सब कुछ कर रखा है यहाँ पर इसमें, सॉरी। और इन फोर्स को आप मिड पॉइंट से पास होता मान सकते हो क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन सभी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे, तो वो मैग्नीट्यूड अगर मैं इसको यहाँ पर F1 से रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पर ये I, लेंथ यहाँ पर Q और मैग्नेटिक फील्ड B। इसको अगर मैं F2 से रिप्रेजेंट करूँ तो IQB। इसको अगर मैं F3 से रिप्रेजेंट करूँ तो IP इंटू B और इसको F4 से अगर रिप्रेजेंट करूँ तो IP इंटू B। ऑब्वियसली कि इनका कोई टॉर्क नहीं आ सकता क्योंकि सभी ये सेंटर से पास हो रहे होंगे यहाँ पे, तो और सभी के लाइन ऑफ एक्शन जो है एक ही है। अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ कि ये IQB और ये IQB फोर्स कपल तो है लेकिन एक ही लाइन ऑफ एक्शन होगी इनके यहाँ पर, इनका कोई नेट टॉर्क नहीं आ सकता। इस तरीके से IPB और ये IPB एक ही लाइन ऑफ एक्शन होगी, इसका कोई टॉर्क नहीं आएगा। तो फिलहाल इस डायग्राम में किसी तरीके का टॉर्क नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर, इसमें देयर इज़ नो टॉर्क इन दिस डायग्राम। अब मैं क्या करता हूँ इसमें कि ये जो लूप है इस लूप को स्लाइटली रोटेट कर देता हूँ और रोटेट में कुछ इस तरीके के एक्सेस के अबाउट कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा इमेजिनेशन इसमें करना पड़ेगा यहाँ पर ही किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस लूप को रोटेट कर देता हूँ और रोटेट करने के लिए अब क्योंकि जब भी फोर्सेस लगेंगे तो नेट फोर्स तो 0 आएगा क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और क्लोज लूप है। तो रोटेट करने से फोर्सेस का कई बार ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगी और उससे उनका जो टॉर्क है फोर्स कपल का वो टॉर्क आने लगेगा। तो उसके लिए मैं इसको रोटेट करता हूँ और क्योंकि फोर्स कपल का टॉर्क किसी भी एक्सेस पर डिपेंड करता नहीं है, किस एक्सेस के अबाउट आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी गिवन ओरिएंटेशन में। तो किसी भी गिवन ओरिएंटेशन में आप किस एक्सेस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो, इट डजंट मैटर। तो फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन मैं यहाँ पर एक्सेस ले लेता हूँ जो कि ये जो दो वायर्स हैं, ये वाला वायर और ये वाला वायर, इनके मिड पॉइंट से इस तरीके से गुजर रही है एक्सेस। सपोज दिस इज़ द एक्सेस, कुछ इस तरीके की यहाँ पर ये एक्सेस है जो कि मिड पॉइंट से होकर गुजर रही है।
तो इस एक्सिस को लेकर के मैं इसके अबाउट इसको रोटेट कर रहा हूँ। तो ये एक्सिस ये वाली जो दो साइड्स हैं इनके मिड पॉइंट से होकर गुजर रही है और इस लूप के प्लेन में ही है। तो रोटेट करने के बाद अब यहाँ पर ये किस तरीके से दिखाई देगा, तो उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसमें दिखा रहा हूँ। जो डायग्राम है वो डायग्राम यहाँ पर अब किस तरीके से दिखाई देगा, कैसा लगेगा डायग्राम। तो डायग्राम विल लुक लाइक समथिंग, विल लुक लाइक दिस। जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ऊपर वाला पोर्शन सपोज़ अंदर की तरफ मूव कर गया, तो ऊपर ये जो पोर्शन था ये पोर्शन सपोज़ अंदर की तरफ मूव कर गया यहाँ पे, और जो ये नीचे वाला पोर्शन था वो बाहर की तरफ मूव कर गया। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको रोटेट कर दिया है। रोटेट करने से हुआ यहाँ पर ये कि अब फोर्सेस जो हैं, फोर्सेस जैसे आप अगर आप यहाँ पर देखो कि मैग्नेटिक फील्ड का वही डायरेक्शन है और ये जो करंट है ये करंट अभी भी उसी तरीके से ही रहेगा। करंट में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है यहाँ पर इसमें। तो जो फोर्स लगेगा F1 वो F1 अभी भी इसी तरीके से यहाँ पे लगेगा जैसे पहले लग रहा था। तो F1 इज़ लाइक दिस, और जो F2 है वो भी उसी तरीके से यहाँ पे लगता रहेगा, F1 F2 F3 वगैरह तो एक्सिस से ही पास कर जा रहे हैं तो इनका कोई टॉर्क वगैरह यहाँ पर नहीं आएगा इसमें। अब F1 F2 की आप देखो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेपरेट हो गई है, तो इनके वजह से अब यहाँ पे टॉर्क आने लग जाएगा। पहले यहाँ पे क्या हुआ था कि एक ही लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग यहाँ पे लग रहे थे ये, अब यहाँ पर इसकी F1 की लाइन ऑफ एक्शन प्लेन के थोड़ा अंदर चली गई और F2 की लाइन ऑफ एक्शन प्लेन के थोड़ा बाहर आ गई। इसको थोड़ा और बेटर विजुलाइज करने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ कि एक ऑब्जर्वर जो कि यहाँ से देख रहा है उसके हिसाब से डायग्राम बना लूँ। जैसे अगर क्रिकेट में अगर हम बात करें, अगर हम सामने से देखते हैं तो 3 विकेट दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम पॉइंट के एरिया से अगर देखें तो वहाँ से कई बार हमें एक ही विकेट दिखाई देगा, बाकी के 2 विकेट उसके पीछे छुप जाते हैं। तो अगर मैं कुछ इसी तरीके का व्यू यहाँ पर देखूँ तो सिर्फ मुझे यहाँ पर ये एज दिखाई देगी, ये बाकी का जो है पीछे छुप जाएगा, तो सिर्फ ये एज दिखाई देगी। तो उससे डायग्राम जो है वो थोड़ा सा सिंपल हमें यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी, विजुलाइजेशन हमारा अच्छा हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम है वो डायग्राम हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और एक तरीके से ये वो पॉइंट हो गया जहाँ से एक्सिस पास कर रही थी। और F1 को फिर आप यहाँ पर इस तरीके से इसमें दिखा सकते हो। F1 कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, दिस इज़ F1 एंड F2 कैन बी शोन लाइक दिस। तो ये हो गया F1 F2। अब इनके बीच का बस मुझे गैप चाहिए, और गैप चाहिए तो उससे यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द टॉर्क, क्योंकि दोनों फोर्स कपल बना रहे हैं यहाँ पे। ये भी एक तरीके से उतना ही है मैग्नीट्यूड वाइज और ये भी मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही IQB, और ये एंगल यहाँ पे थीटा हो गया। तो दोनों के बीच में बस मुझे गैप चाहिए कि गैप यहाँ पर कितना होगा। तो ये जो है मिड पॉइंट से क्योंकि मैंने किया था तो ये लेंथ P/2 है। अगर ये P/2 है तो उस केस में ये P/2 साइन थीटा आ जाएगा ये, और फिर आप नीचे की तरफ और एक्सटेंड कर लो और ये लेंथ में निकाल लो तो ये लेंथ भी P/2 साइन थीटा हो जाएगी। और ये जो दोनों लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो गैप है, ये टोटल गैप, ये गैप हमें चाहिए यहाँ पे दोनों के बीच में, तो दिस गैप विल बी P साइन थीटा। तो टॉर्क नाउ विल बी इक्वल टू फोर्स IQB और दोनों के बीच का जो गैप है दैट गैप इज P साइन थीटा। इसमें आप PQ को एक साइड कर लो, P और Q आ रहे तो PQ विल बी एरिया, तो IAB साइन थीटा हो गया। और I आपको पता है कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है तो MB साइन थीटा हो गया। तो टॉर्क इज़ नाउ MB साइन थीटा। अगर टॉर्क यहाँ पर MB साइन थीटा के बराबर आ रहा है, और अब इसमें जो थीटा है उस थीटा, अब इस एक्सप्रेशन को मैं अब थोड़ा क्रॉस और डॉट के हिसाब से यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली कि डॉट तो नहीं, क्रॉस के हिसाब से लिखने की कोशिश करूँगा। स्टार्टिंग में अगर आप देखो यहाँ पे तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था वो भी इन्वर्स था। अगर इस डायग्राम आप देखो इन्वर्ट था, और यानी कि जो एरिया वेक्टर था या जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर था वो इन्वर्ट था, और मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वर्ट था। तो इस डायग्राम में M और B पैरेलल थे, कोई उनके बीच में एंगल नहीं था। एक तरीके से जो थीटा यहाँ पे दिख रहा है उसी की बात हो रही, थीटा 0 था वहाँ पर, तो टॉर्क 0 आ गया। अब जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया तो आप किसी भी प्लेन लूप को आप जब रोटेट करते हो तो उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया वेक्टर भी उतने अमाउंट से रोटेट कर जाता है जितने अमाउंट से आप उस लूप को रोटेट करते हो। ठीक है, यू कैन विजुलाइज, और करके भी आप देख सकते हो। आप अपने नोटबुक को रोटेट करके देख सकते हो, उसके एरिया वेक्टर को देखो कि वो कैसे रोटेट हो रहा है। तो जितना मैंने इस लूप को रोटेट किया, मैंने लूप को रोटेट किया थीटा से, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो भी थीटा से रोटेट हो जाएगा।
तो एम और बी के बीच में पहला एंगल 0 बन रहा था, अब बी तो अभी भी उसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन जो एम है वो थीटा से रोटेट हो जाएगा। तो एम और बी के बीच में जो एंगल यहाँ पे 0 डिग्री आ रहा था वो यहाँ पर थीटा डिग्री हो जाएगा या थीटा हो जाएगा। तो जो यहाँ पे साइन थीटा में थीटा दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द एंगल बिटवीन एम वेक्टर, सॉरी एम मैं यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ, जनरली हम म्यू यहाँ पे यूज़ कर रहे थे डाइपोल मोमेंट के लिए, तो लेट अस यूज़ म्यू, क्योंकि एम कई बार मास के लिए यूज़ हो जाता है, तो इसलिए म्यू का यूज़ करना सही रहेगा, म्यू बी साइन थीटा। तो जो म्यू है वो म्यू यहाँ पर म्यू और बी के बीच में एंगल यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो, और जो भी टॉर्क लगेगा आप देखोगे कि म्यू क्रॉस बी लिखने से सही डायरेक्शन मिलेगा हमें हमेशा, यहाँ पे बी क्रॉस म्यू लिखने से उल्टा डायरेक्शन मिलेगा। और ये बिल्कुल एनालॉगस है, एनालॉगस टू पी क्रॉस ई, जिस तरीके से वहाँ पी क्रॉस ई होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे ही यहाँ पर म्यू क्रॉस बी। तो एक फार्मूला हमारे पास आ गया, इस फार्मूले को हम यहाँ पर याद रखने की कोशिश करेंगे कि जो टॉर्क होगा, किस पे टॉर्क है यहाँ पर, ये क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का है, यूनिफॉर्म, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपने देखा था कि यूनिफॉर्म के लिए होता है वहाँ पे। तो टॉर्क का फार्मूला हमारे पास में आ गया, और इससे डायरेक्टली हम किसी भी करंट कैरिंग लूप के लिए टॉर्क निकाल सकते हैं अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कुछ एनालॉजी यहाँ पे आ रही है, तो उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक टेबल यहाँ बना दी मैंने। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो टॉर्क था वो पी क्रॉस ई था, और ये टॉर्क आखिर करना क्या चाहता है, टॉर्क चाहता है कि पी और ई जो है पैरेलल हो जाए आपस में, वो कुछ इस तरीके से टॉर्क लगता है। तो हमने कुछ देखा हुआ इस तरीके का हमेशा यहाँ पे कि अगर ये पी वेक्टर है और अगर ये ई वेक्टर है, तो पी क्रॉस ई आप करोगे तो जो डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, उस पर टॉर्क ऐसे लगेगा, और ई यहाँ पर पी और ई पैरेलल होना चाहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क लगता है डाइपोल पे, वो हमेशा पी को ई के पैरेलल करने की टेंडेंसी रखता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो टॉर्क है वो म्यू क्रॉस बी है, और ये टॉर्क भी हमेशा उसी तरीके का काम करेगा कि जो म्यू है उसको बी के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, म्यू और बी का अलाइनमेंट करने की कोशिश करेगा, म्यू पैरेलल टू बी करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर ये इस तरीके के जो यहाँ पर इंटरेक्शंस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, उसके आधार पे हमने यहाँ पर यू यहाँ पे कैलकुलेट किया था -p.e। और वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, मैग्नेटिक फोर्स वगैरह का हमको पता है कि वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, लेकिन केवल एनालॉजी के हिसाब से हम उस एनालॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जस्ट यहाँ पर हाइपोथेटिकली हम एक यू डिफ़ाइन कर रहे हैं, जो कि पोटेंशियल एनर्जी, हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये कंजर्वेटिव हो गया है, अभी भी नॉन कंजर्वेटिव, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाता है। ये जो टेक्निक है, जो ट्रिक है, वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर जाती है। तो उस एनालॉजी को लेते हुए यहाँ पर हम इसके लिए एक पोटेंशियल एनर्जी लूप के डिफ़ाइन कर देते हैं, क्योंकि कई बार हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि डाइपोल को इतना रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, या फिर ये जब इतना रोटेट हो जाएगा तो इससे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जिसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते थे कि यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। उस तरीके का एग्जैक्टली हम यहाँ पर भी कर पाएंगे यूजिंग दैट एनालॉजी। तो उसी एनालॉजी को मैं यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, यू इज इक्वल टू माइनस म्यू डॉट बी, जिस तरीके से माइनस पी डॉट ई, उसी तरीके से माइनस म्यू डॉट बी। और पी और ई अगर पैरेलल होते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। सब कुछ हमने देखा हुआ है, तो अगर किसी को याद नहीं आ रहा हो, कन्फ्यूज़न हो, तो आप उसको वापस से रिवाइज़ करो। तो P पैरेलल टू ई, अगर P और E एंटी पैरेलल है तो इक्विलिब्रियम होगा, टॉर्क जीरो होगा, लेकिन अनस्टेबल होगा फिर इक्विलिब्रियम। एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी आ रही हैं। म्यू पैरेलल टू, सॉरी यहाँ पर E नहीं होगा, दिस इज़ B, म्यू पैरेलल टू B एंड म्यू एंटी पैरेलल टू B। तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे अगर मैं कुछ एक सिचुएशंस यहाँ पर ड्रॉ करूँ, लेट अस ड्रॉ सम सिचुएशंस। सपोज़ यहाँ पर ये एक लूप है, उसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको रखा हुआ है, सॉरी करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो इसका जो एम वेक्टर होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर और ऐसे नीचे की तरफ मुझे दिखाई देगा। एम क्रॉस बी अगर आप यहाँ पे करोगे तो टॉर्क जो है मैग्नेटिक फील्ड का, फिर वो जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगेगा, और ये क्या करना चाहेगा, यहाँ पर इस लूप को रोटेट करना चाहेगा, और रोटेट करके एम को इसी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, बी के डायरेक्शन में। तो फिर जो लूप है वो कुछ ऐसे रोटेट होने की कोशिश करेगा जैसे कि एम इसी डायरेक्शन में आ जाए, जिस डायरेक्शन में यहाँ पर ये बी दिख रहा है मुझे, तो एम और बी सेम डायरेक्शन में इसमें आ जाएंगे। और एम के इस डायरेक्शन में आने के लिए जो करंट है वो फिर वो कैसे होना चाहिए, तो करंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर्सर को घुमा रहा हूँ, तो उस तरीके से यहाँ पे करंट होना चाहिए, तभी एम उस डायरेक्शन में आएगा। तो करंट अगर ऐसे होना चाहिए तो यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा होगा और ऊपर से ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो कई बार हम
क्योंकि डायग्राम में करंट के डायरेक्शन को दिखाना, ऐसे डायग्राम बड़ा मुश्किल होता है कई बार, तो हम ऐसे दिखा देते हैं कि यहाँ पर करंट जो है ऐसा आउटवर्ड आ रहा है और यहाँ पे जो करंट है वो प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे इनवर्ड जा रहा है, करंट ऐसे घूम रहा है। तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हम क्या दिखाना चाहते हैं इसके अंदर। तो एम और बी यहाँ पर ये पैरेलल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से टॉर्क यहाँ पर इसका ऑपरेट कर रहा है। तो टॉर्क बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं और दिस क्वेश्चन हैज़ अपीयर्ड इन IITG 1998, तो बहुत पुराना क्वेश्चन है IITG का। द क्वेश्चन सेज कि a uniform constant magnetic field B is directed at an angle of 45 degree to the x-axis in the xy plane. डायग्राम में दिखा रखा है यहाँ पे। PQRS is a rigid square wire frame carrying a steady current, steady मतलब constant current clockwise, where its center at the origin O at time t is equal to 0. The frame is at rest in the positions on the figure, where its side parallel to the x and y axis is the side of frame is of mass m. हर एक जो यहाँ पर साइड है उसका मास m, लेंथ l है। What is the torque अबाउट O एक्टिंग ऑन द फ्रेम ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या टॉर्क यहाँ पे लग रहा होगा? लेट अस फर्स्ट डू दिस पार्ट एंड लेटर ऑन वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो सिंपली यहाँ पर एक हमारे को तो क्या दिया हुआ है कि सिंपली यहाँ पर ये एक लूप है और इस लूप को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। यहाँ पे डायरेक्शन उन्होंने कुछ इस तरीके का ले रखा है, यहाँ पे डायरेक्शन इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कुछ इस तरीके का है, तो इसी प्लेन में है लेकिन डायरेक्शन ये है और ये डायरेक्शन जो है वो एक्सिस के साथ में जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट एंगल इज़ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री दिखा दो अब यहाँ पर, ये 45 डिग्री एंगल हो गया। फिर उसके बाद में आपको टॉर्क अगर निकालना है तो टॉर्क, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो टॉर्क है वो किसी पॉइंट के अबाउट आपको डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि दिस विल बी अ फोर्स कपल की वजह से टॉर्क लगेगा। तो पॉइंट लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो हम आराम से टॉर्क बता सकते हैं कि टॉर्क यहाँ पर क्या लगेगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। तो करंट आपको पता ही यहाँ पे कि करंट कितना है, तो करंट इज आई नॉट। एरिया वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, तो अगर हमें एरिया वेक्टर सीधा सीधा दिख रहा था तो हम एरिया वेक्टर लिख लेंगे, अदरवाइज़ फिर हमको एरिया वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर्स के मेथड का यूज़ करना पड़ सकता है। जहाँ तक हमारी कोशिश होगी कि हमें वेक्टर्स में ज़्यादा जाने की जरूरत ना पड़े फिजिक्स के अंदर। तो एरिया वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप देख लो इसमें एरिया वेक्टर क्या लेना पड़ेगा आपको। क्लॉकवाइज करंट है तो इन्वर्ट्स आएगा और इन्वर्ट्स अगर यहाँ पर आएगा, आई ए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ये एम है बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसी को मैंने आई ए लिख दिया है। तो यहाँ पर ये एरिया वेक्टर जो है वो इन्वर्ट्स हो जाएगा। इन्वर्ट्स का मतलब यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव जेड एक्सिस है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर के कैप। सो दिस विल बी द एरिया वेक्टर फॉर दिस लूप। अब मैग्नेटिक फील्ड को भी एज ए वेक्टर आपको फिर यहाँ पर लिख के दिखा देना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के आप दो कंपोनेंट कर लो, तो बी और कंपोनेंट करोगे तो वो रूट 2 का फैक्टर बन जाएगा, यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप ही आ जाएगा। तो बहुत आसानी से कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं। नाउ लेट अस पुट ऑल दिस इन दिस एक्सप्रेशन। तो आई इज आई नॉट, एरिया वेक्टर एक माइनस चल रहा है यहाँ पे तो माइनस को बाहर भेज दिया यहाँ पे, और ये के कैप। फिर आप जो बी बाई रूट 2 उसको भी बाहर ही सेटल कर दो, तो बी बाई रूट 2 और ये क्रॉस विद आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा। कोई गलती ना हो तो मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेता हूँ, बहुत टाइम नहीं लगता इसमें और गलतियाँ से बच जाते हैं। तो के कैप क्रॉस आई कैप, तो के कैप क्रॉस आई कैप विल बी प्लस जे कैप, तो एक तो प्लस जे कैप आ जाएगा, और के कैप क्रॉस जे कैप इट विल बी माइनस आई कैप, या माइनस आई कैप आ जाएगा। और एक माइनस पहले से भी था, इसका भी हम थोड़ा सा ख्याल रख लेंगे कि माइनस इनिशियली था हमारे पास में बाहर यहाँ पर। तो ठीक है, माइनस को अगर आप यहाँ से लेके चलो तो फिर ये आई कैप माइनस जे कैप हो जाएगा। अगर आप टॉर्क का मॉड निकालने में इंटरेस्टेड हो तो टॉर्क का जो मॉड यहाँ बनेगा, मॉड यहाँ पर आप इजीली निकाल सकते हो। तो मॉड, और वैसे मॉड निकालने के लिए तो हमें ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी। एरिया यहाँ पर एल स्क्वायर है और मैग्नेटिक मोमेंट जो है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, एम और बी परपेंडिकुलर है यहाँ पर। तो अगर एम और बी परपेंडिकुलर हैं तो फिर साइन 90 बन रहा है यहाँ पे। तो सिंपली आई नॉट एरिया इंटू बी यही आना चाहिए, और आप यहाँ से भी निकाल के देख लो इस एक्सप्रेशन से, तो रूट 2 हट जाएगा और यही आ जाएगा फिर। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन वाइज। तो फर्स्ट पार्ट जो टॉर्क था वो टॉर्क हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द एंगल बाय विच द फ्रेम रोटेट्स अंडर द एक्शन ऑफ दिस टॉर्क इन ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। तो हमने इसको जब छोड़ दिया तो इससे रोटेट करना शुरू कर दिया होगा। तो फाइंड द एंगल, कितने एंगल से रोटेट करेगा, एंड द एक्सिस अबाउट विच द रोटेशन अकर्स। Delta t is so short that any variation in torque during this interval may be neglected.
क्योंकि जब रोटेशन होगा तो रोटेशन में क्या होगा कि जो एरिया वेक्टर है उसका अपना डायरेक्शन चेंज होगा, तो उससे फिर टॉर्क भी चेंज हो जाएगा। आपको उसको नेगलेक्ट करना है, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए हम कर रहे हैं, तो टॉर्क को हम नियरली कांस्टेंट मान के चलेंगे। एक इन्फॉर्मेशन जो दी गई यहाँ पे उसका वैसे उसको हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे तो, गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्रेम अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज 4/3 ml²। तो कौन सी एक्सिस की यहाँ बात हो रही है यहाँ पर इसमें, अगर कोई भी इस तरीके का ये एक स्क्वायर फ्रेम है तो इस स्क्वायर फ्रेम का सेंटर से पास होने वाली ये जो एक्सिस है इसके अबाउट 4/3 ml² बोल रहे हैं यहाँ पर ये। तो वो तो हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेंटर से अगर मैं किसी एक वायर के लिए करूँगा तो इसके लिए ml²/12 हो जाता है एक वायर के लिए, और फिर इनके बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे तो ये l/2 डिस्टेंस है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से l/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो ml²/3 आ जाएगा। तो एक का ml²/3 आएगा, क्योंकि 4 हैं इस तरीके के तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सभी का एक जैसे ही आएगा। तो ये अगर नहीं भी दिया होता तब भी हम कर सकते थे, तो आई डोंट नो कि इन्होंने क्यों दिया है यहाँ पर। ये हो सकता है कि टाइम को बचाने के लिए, सेव करने के लिए उन्होंने दे दिया हो, लेकिन एग्ज़ाम में इनसे भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है अगर किसी वेल नोन डायग्राम के लिए अगर हमें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। एनीवे, तो सबसे पहले हमें पहचानना है कि इसका रोटेशन होगा कैसे, क्योंकि कई बार हमें ये चीज़ें आसानी से पता नहीं चलेंगी कि रोटेशन किस तरीके से हो रहा है, और इसका पता आपको यहाँ पर जो चलेगा, जो अब तक हमने काम किया उसे पता चलेगा कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या है। तो टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो ये है i कैप माइनस j कैप, और टॉर्क का जब हम डायरेक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली ये एक्सेस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन को बताता है कि किस एक्सेस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, एक्सेस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन को बताता है यहाँ पर ही। तो एक्सेस रोटेशन का डायरेक्शन यहाँ पर अब किस तरीके का है वो हमको पता चल गया कि ये डायरेक्शन i कैप माइनस जे कैप के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो एक बार हम यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं कि डायग्राम में ये डायरेक्शन किस तरीके का दिखाई देगा। सपोज अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस तरीके का जब भी एक्सप्रेशन बनता है कि i कैप के साथ भी 1 है, जे कैप के साथ भी एक तरीके से 1 या -1 है, तो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड एक्सिस होगी, और x पॉजिटिव y नेगेटिव कुछ इस तरीके का, तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो एक्सिस इज लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो एक तरीके से ये डायगोनल एक्सिस होगी, इस डायगोनल एक्सिस के अबाउट इट इज़ रोटेटिंग। ठीक है, जो रोटेशन यहाँ पे हो रहा है वो इस तरीके के डायगोनल एक्सिस के अबाउट यहाँ पर हो रहा है। तो हमें अब आगे सॉल्व करने के लिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा। तो स्क्वायर में तो बहुत आसान होता है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, और एक तरीके से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह होता है, जो कि हमें टाइम नहीं लगना चाहिए इस तरीके की चीज़ों को करने में। फटाफट हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए कि स्क्वायर है और स्क्वायर के डायगोनल के अबाउट यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो अगर एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल यहाँ पर ये है, तो दोनों डायगोनल के अबाउट बराबर ही बराबर आएगा। यहाँ पर ये मैं I1 बोल देता हूँ इसको, और ये जो दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बन जाती है, और ये I अबाउट ये यहाँ से जो परपेंडिकुलर एक्सिस पास कर रही है उसके अबाउट वो हमें 4/3 दिया हुआ है। तो हमें ये 4/3 दिया हुआ है, तो उससे आप डायगोनल के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हो, तो डायगोनल के अबाउट हो जाएगा 2/3 ml²। तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको I ये यूज़ करना पड़ेगा, और आपको ये पहले पता करना पड़ेगा कि ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है, ये तभी आप ये काम कर पाओगे। तो ठीक है, एक बार आपका यहाँ पर ये टॉर्क वगैरह क्लियर हो गया, तो अब आपको यहाँ पे एंगल निकालना है कि कितने एंगल से रोटेट करेगा। तो टॉर्क कांस्टेंट है तो आप अल्फ़ा निकाल लो, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल के आप थीटा निकाल सकते हो, या डेल्टा थीटा जो भी है वो निकाल सकते हो। तो डेल्टा थीटा इज़ हाफ अल्फ़ा डेल्टा टी स्क्वायर। बस इसमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी पड़ेंगी हमें यहाँ पर आगे सॉल्व करने के लिए। तो अल्फ़ा आपको सब पता होना चाहिए कि टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डेल्टा टी स्क्वायर। टॉर्क मैग्नीट्यूड वाइज हमारे पास में ऑलरेडी है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि 2/3 ml² हो जाएगा। ठीक है, I, और टॉर्क की जो वैल्यू है वो है I0 L² यहाँ पर, और डेल्टा टी का स्क्वायर। तो देख कैलकुलेशंस को चेक कर लेंगे, तो 3/4 L² विल बी कैंसल्ड, तो 3/4 I0 B डिवाइडेड बाय 4 M यहाँ पर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा टी स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं आगे, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग चार्ज और रोटेटिंग चार्ज बॉडी। तो एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में, वो हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे। और डिफरेंट टाइप के हम रोटेटिंग सिस्टम लेंगे, कहीं पे चार्ज रोटेट कर रहा होगा, कहीं पे कोई
जो चार्ज बॉडी है वो रोटेट कर रही होगी। तो इन सब के लिए कैसे रिलेशंस आएंगे तो कैलकुलेशन करके देखते हैं ज़रा। तो जो हमें सिस्टम यहाँ पर दिया है वो उसमें एक पॉइंट चार्ज रोटेट कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है, मास चार्ज ये सब कुछ यहाँ पे गिवन है। तो पता क्या क्या करना है इसमें, यहाँ पर फाइंड करंट एसोसिएटेड विथ मोशन ऑफ चार्ज। तो एक चलता हुआ चार्ज एक करंट के जैसा ही होता है, क्योंकि करंट का मतलब भी ये होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, तो करंट फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करने के लिए मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। आई इज़ इक्वल टू, आप सपोज आप कोई पॉइंट ले लो तो इस पॉइंट से पर यूनिट टाइम कितना चार्ज गुजर रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि क्यू चार्ज गुजर रहा है तो क्यू चार्ज गुजरने में टाइम कितना लग रहा है, तो पूरा एक टाइम पीरियड लग रहा है। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड में किसी पॉइंट से क्यू चार्ज गुजर रहा है, तो क्यू और टाइम पीरियड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2πr/v हो जाएगा। तो बहुत आसान से कैलकुलेशन हो गई यहाँ पे। और करंट का डायरेक्शन अगर मेरे से पूछा जाए तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में जिधर चार्ज चल रहा है उधर ही डायरेक्शन हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो दिस विल बी क्लॉकवाइज। क्यू पॉजिटिव है, मैं क्यू पॉजिटिव एज्यूम करके चल रहा हूँ कि क्यू इज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता तो उल्टा हो जाएगा, बस ये बात होगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सेकंड। अब एक बस आपको करंट मिल गया और करंट जो है एक लूप बना रहे हैं यहाँ पे, क्लोज लूप, और फिर उसका एरिया क्या होगा, उस एरिया से आप मल्टीप्लाई करके म्यू निकाल लो। तो म्यू इज़ इक्वल टू, तो हमने करंट कैलकुलेट कितना किया है, QV डिवाइड बाई 2πr, और एरिया कितना हो गया πr²। तो कैंसिलेशन हो जाएंगे, तो इट इज़ QVr/2। ये हो गया म्यू, डायरेक्शन ऑफ म्यू। तो अगेन यहाँ पर क्लॉकवाइज करंट है तो इन्वर्ट हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए फ्रॉम रोटेशनल मैकेनिक्स। तो एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस विल बी, एक सिंगल पार्टिकल है जस्ट यहाँ पे सर्कुलर मोशन करने वाला, तो सिंपली MVR हो जाएगा। तो इसका ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। और लास्ट फोर्थ पार्ट यहाँ पर इनका रिलेशन μ/L में कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर। इसमें अगर आप μ/L करोगे तो VR कैंसिल होगा और Q/2m आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन आप देखोगे इनवर्ड होगा। घुमा लो वेलोसिटी के डायरेक्शन में फिंगर्स को, या कैसे भी जो भी आपका मेथड होता है एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैलकुलेट करने का, R×P वगैरह उससे कर सकते हैं। तो इनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा। μ/L यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। μ/L यहाँ पे कितना आ रहा है, Q/2m। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, म्यू इज़ इक्वल टू Q/2m इंटू L वेक्टर। और म्यू वेक्टर और L वेक्टर आप देखोगे सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसमें दोनों इन्वर्ट्स आ रहे हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव, बीच में चार्ज यहाँ पे आ रहा है, अगर चार्ज पॉजिटिव है दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, अगर चार्ज नेगेटिव है तो दोनों अपोजिट आएंगे। क्योंकि वेलोसिटी तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से तो मतलब है नहीं वेलोसिटी को, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से करंट को मतलब है, और करंट का डायरेक्शन फिर उल्टा पुल्टा होगा। तो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो म्यू और L पैरेलल होंगे सेम डायरेक्शन में, और चार्ज अगर नेगेटिव है तो म्यू और L एंटी पैरेलल हो जाएंगे यहाँ पर। इसमें ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस रेशियो इज़ कॉल्ड गैरोमैग्नेटिक रेशियो। गैरोमैग्नेटिक रेशियो क्या बताता है यहाँ पर ये रेशियो, तो ये रेशियो एक तरीके से एक रोटेटिंग चार्ज के जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो सकते हैं उनको बताने की कोशिश करता है। ये बताने की कोशिश करता है कि एक रोटेटिंग चार्ज जो होता है, या जो एक चार्ज बॉडी होती है, वो एक करंट की तरह बिहेव करती है, और करंट की तरह बिहेव करेगी तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता कौन है, मूविंग चार्जेस या फिर करंट कह लीजिए, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो चार्जेस के रोटेशन में, ये रोटेशन दो तरीके के हो सकते हैं। दिस रोटेशन कैन बी ऑर्बिटल मोशन, एक ऑर्बिट में घूमने वाला, और चार्जेस के बारे में आपको पता है कि उनका स्पिन मोशन भी होता है, वो अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमते हैं। तो दोनों के वजह से यहाँ पर आपका एंगुलर मोमेंटम होता है। एक एंगुलर मोमेंटम को हम बोल देते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और एक एंगुलर मोमेंटम को हम बोल देते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का सीधा मतलब है कि घूमना। तो चार्ज घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है तो करंट है, करंट है तो फिर उसके मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स होंगे। तो गायरो एक तरीके से रोटेशनल टर्म है, और मैग्नेटिक तो मैग्नेटिक है ही यहाँ पे। तो रोटेशन और मैग्नेटिज्म दोनों को लिंक करने वाला यहाँ पे टर्म है। ये इसका एक तरीके से फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। तो उसमें एक मास का टर्म यहाँ पर अल्टीमेटली मिल रहा है, और एक चार्ज का टर्म यहाँ पे मिल रहा है जब मैं रेशो ले रहा हूँ। और ये रेशो आप देखोगे, मैं कुछ और सिस्टम्स के लिए बार यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ, आप देखोगे उनके लिए वही आएगा। फिर हम देखते हैं कि ये रेशो किसके लिए इस तरीके का आ सकता है। तो मैंने एक और सिस्टम यहाँ पे लिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो ये रोटेट कर रही है और इसमें भी हमें वही काम करना है। तो अगर एक रिंग रोटेट कर रही हो या फिर एक सिंपल एक चार्ज अगर चल रहा हो तो बात बराबर सी है। एक इस तरीके के
लूप के ऊपर चल रहे हैं यहाँ पर, या तो चार्ज घूम रहा है या फिर इस पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तब भी वही बात है एक तरीके से, वैसे ही आएगा रिजल्ट हमारे पास में। तो यहाँ पर पहले तो आपको करंट कैलकुलेट करना होगा, भले ही म्यू लिखा है मैंने, लेकिन करंट पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो Q डिवाइडेड बाय, अब कोई भी पॉइंट आप ले लो तो इस पॉइंट से टोटल एक टाइम पीरियड में कैपिटल Q के बराबर चार्ज क्रॉस कर जाएगा। तो टाइम पीरियड यहाँ पे अगर T है तो T को आप लिख सकते हो 2π/ω। तो दिस इज़ द एसोसिएटेड करंट, इसके घूमने से जो करंट बनेगा वो ये करंट बनेगा यहाँ पर इसमें। और अगर करंट यहाँ पर ये बन रहा है तो इसके वजह से जो म्यू होगा, दैट म्यू विल बी I इंटू एरिया, πr² मल्टीप्लाई कर लो आप यहाँ पे। अभी मैं ओमेगा के टर्म्स में कर रहा हूँ तो थोड़ा अलग से दिखेगा, अदरवाइज़ v, अगर आप ओमेगा को v/r लिख लो तो वैसे ही टर्म बन जाएगा जैसा एक पॉइंट चार्ज के लिए हमने अभी देखा, वैसे ही हो जाएगा। Q ओमेगा डिवाइड बाई 2π इंटू πr²। तो दिस पाई विल बी कैंसल्ड एंड इट इज़ Q ओमेगा r²/2। सो दिस इज़ द म्यू। और एंगुलर मोमेंटम सिंपली I इंटू ओमेगा से आप लिख सकते हो। I यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr² और ये ओमेगा। म्यू बाई एल यहाँ पे कैलकुलेट कर लो आप, तो ओमेगा r² आप देखोगे कैंसिल हो जाएगा और वापस से वही Q/2m आ गया। तो इस तरीके का रिलेशन आ रहा है, लेकिन एक आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ऐसा रिलेशन आएगा कब, किस कंडीशन में ऐसा रिलेशन आता है। तो दिस रिलेशन इज़ वैलिड व्हेन, यानी कि बहुत सारे सिस्टम के लिए इसी तरीके का रिलेशन आता है, लेकिन कुछ सिस्टम्स के लिए नहीं भी आ सकता है। अभी हम कुछ और सिस्टम्स के लिए कैलकुलेट करेंगे वैसे, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ। दिस रिलेशन इज़ वैलिड व्हेन चार्ज एंड मास आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सिमिलर मैनर या सेम मैनर या आइडेंटिकल मैनर। ठीक है, इसको आप आइडेंटिकल भी बोल सकते हो। चार्ज और मास बिल्कुल एक जैसे अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तभी ये रिलेशन उस सिस्टम के लिए आएगा। अभी हम और सिस्टम करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। तो म्यू बाई एल दिस इज़ Q/2m, इसको याद रखेंगे। दिस इज़ कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर दिस गिवन सिस्टम। उसके बाद अगला सिस्टम में यहाँ पे ले रहा हूँ जो कि एक डिस्क है और ये रोटेट कर रही है। तो अब डिस्क के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे यहाँ पर अब इसमें रिंग्स लेने पड़ेंगे एलिमेंट, क्योंकि अब यहाँ पर अगर मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फिर वही होगा कि एरिया चेंज होता जाएगा डिफरेंट लूप्स का। तो यहाँ पर अगर डिस्क इस तरीके की दी गई है तो डिस्क के लिए यू हैव टू टेक दी एलिमेंट्स आपको यहाँ पे इसके लिए लेने ही पड़ेंगे। तो सपोज़ इसमें मैं एलिमेंट्स यहाँ पे ले रहा हूँ, सिर्फ एलिमेंट्स को दिखा रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर इसमें, और ये एलिमेंट यहाँ पर रिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो सपोज दिस काइंड ऑफ रिंग एलिमेंट जो कि मैंने यहाँ पर इसमें इस तरीके के लिए होंगे, यहाँ पर इस तरीके से लिए होंगे रिंग एलिमेंट्स। इसका रेडियस जो है r मान लीजिए और ये dr, और सपोज इसके अंदर जो चार्ज है लेट्स से वो dq है। तो एक तरीके से रिंग हो गई, और रिंग के लिए भी जस्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। आप देखो रिंग के लिए Q ओमेगा r²/2 आता है। तो डायरेक्टली आप इससे को याद रख सकते हो रिंग का जो एक्सप्रेशन है उसको, जिससे कि आप यहाँ पे आसानी से लिख पाओ कि इसका डी म्यू कितना होगा। तो इसका मैं डी म्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो Q ओमेगा r²/2, तो इस पर चार्ज है dq ओमेगा और रेडियस इसकी r, तो dq ओमेगा r²/2। आपको चार्ज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो चार्ज के लिए डेंसिटी आप यूज़ करो, तो टोटल चार्ज है कैपिटल Q, πr² हो गया यहाँ पे, πr² में है, और इसका जो एरिया है वो 2πr/dr। इसको आप यहाँ पे पुट कर लो और फिर आप जस्ट इंटीग्रेट कर लो इसको। तो डी म्यू, कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं तो कैंसिलेशंस वगैरह यहाँ पे कर देंगे इसमें। तो सभी टर्म्स को यहाँ पे लिखते हैं। तो 2q डिवाइड बाई r², r/dr को तो अंदर ही रखना पड़ेगा इसमें, और ω/2 ये भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद में एक r/dr यहाँ पर है और r² है, तो r³ बन जाएगा, r³dr। 0 से लेकर r तक आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ये 2 भी यहाँ से चला गया। अब देखोगे Q ओमेगा r² यहाँ पे r4 का, फिर r² अल्टीमेटली हो जाएगा Q ओमेगा r²/4 आ गया। तो जो म्यू की वैल्यू है दैट म्यू इज़ Q ओमेगा r²/4। डिस्क के लिए इतना आ रहा है। इसका अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा आपको आना चाहिए। इसका I कितना होगा, तो I विल बी mr²/2, तो mr²/2 कर दिया इंटू ओमेगा। आप अगेन इनको डिवाइड करके देख सकते हो, म्यू बाई एल वही आ जाएगा Q/2m। और अगेन आप देखो दोनों एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों एरिया, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए
तभी जा कर के ये म्यू बाई एल इज इक्वल टू क्यू बाई टू एम आएगा। अगर आप इस रिज़ल्ट को याद रखते हो तो कई बार फ़ायदा यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे मैं म्यू कैलकुलेट करने के लिए इस रिज़ल्ट का डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे डिस्क का कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो मैं बार बार ये इंटीग्रेशन में नहीं जाऊँगा, मुझे पता है कि इसका एंगुलर मोमेंटम आसानी से मिल जाता है। एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको पता होता है आई इंटू ओमेगा, आई आप याद करके रखते हो पहले से ही। तो इस रिज़ल्ट का एडवांटेज सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि अगर आपको म्यू कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो आप एंगुलर मोमेंटम उसका आपको अगर पता हो तो सिंपली क्यू बाई टू एम इंटू एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। आपको ये इंटीग्रेट करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं करके दिखाऊँ यहाँ पर आगे क्यू बाई टू एम और एंगुलर मोमेंटम को पता है कि आई इंटू ओमेगा, आई कितना होता है इसका एम आर स्क्वायर बाई टू, बस क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई फोर, तुरंत आंसर आपको मिल जाएगा इसका। तो डायग्राम में मैंने 3 बॉडीज़ यहाँ पर 3 सिचुएशंस दिखा रखी हैं और सबका मैग्नेटिक मोमेंट लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट लिखने के लिए अगर मैं यहाँ पर अब इस फॉर्मूले का यूज़ करना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली अब यहाँ पर इस फॉर्मूले से करूँगा, अदरवाइज़ आप इसको एलिमेंट लेके भी कर सकते हैं। और HCV में आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पर ये कैलकुलेट करवाया गया है, तो वहाँ पर आप इसको इंटीग्रेशन से करने की कोशिश करो। और इंटीग्रेशन में आपको एलिमेंट्स क्या लेने होते हैं वो सभी को पता होनी चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट का देखूँ तो होलो स्फेरिकल चार्ज शेल है यहाँ पर, तो ठीक है, तो मास भी सरफेस पे, चार्ज भी सरफेस पे, तो एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है ये। तो अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए करूँ यहाँ पर इसको, तो फर्स्ट वाले के लिए वैलिड है क्यू बाई टू एम, और जो एंगुलर मोमेंटम होगा इसका आई इंटू ओमेगा, आई कितना हो जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, ये एम आप कैंसिल कर लो, ये 2 कैंसिल कर लो, तो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 3 आ गया। दिस इज़ फॉर फर्स्ट होलो स्फेरिकल चार्ज शेल। सेकेंड वाला जो है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो अगर नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज जो है वो वॉल्यूम के अंदर है यहाँ पर इसमें, तो वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, तो सेकंड वाले में भी वॉल्यूम के अंदर चार्ज और वॉल्यूम के अंदर मास, कोई दिक्कत इसके लिए भी नहीं आएगी। तो म्यू इज क्यू बाई टू एम और सॉलिड है तो 2/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा फिर यहाँ पे इंटू ओमेगा, ये 2 कैंसिल कर लो आप यहाँ पर इसमें, तो क्यू और ये एम भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 5, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। अगर आप एलिमेंट लेते हो तो फर्स्ट वाले में आपको रिंग एलिमेंट लेनी पड़ती है यहाँ पे, सेकंड वाले में आपको डिस्क एलिमेंट लेके करना पड़ता है यहाँ पे। जो भी एलिमेंट लेते हैं वो एलिमेंट आप लेके करोगे सॉलिड को। फिर लास्ट वाले में सॉलिड कंडक्टिंग है, सॉलिड कंडक्टिंग है तो जो चार्ज है वो सिर्फ सरफेस पे होगा, लेकिन मास तो हर जगह ही होगा। मास को इससे क्या मतलब कंडक्टिंग है कि नहीं, मास तो वॉल्यूम में होगा, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। और अगर आप इसको कंपेयर करो फर्स्ट वाले के साथ में होलो स्फेरिकल चार्ज शेल, तो जैसे चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, जिस तरीके से चार्ज यहाँ पे रोटेट कर रहा था, जितना करंट यहाँ पे वो जनरेट कर रहा था, जितना मैग्नेटिक मोमेंट वो यहाँ पे जनरेट कर रहा था, एग्जैक्टली वही सिचुएशन चार्ज के टर्म्स में यहाँ पर है। चार्ज तो यहाँ पर भी सरफेस पे ही है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट वही होगा जो मैग्नेटिक मोमेंट फर्स्ट वाले का है यहाँ पर होलो स्फेरिकल चार्ज शेल, क्योंकि ये तो चार्ज पर डिपेंड करता है ना कि चार्ज कैसे रोटेट कर रहा है, तो चार्ज तो वॉल्यूम में है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन ऑब्वियस है कि अब जब जैसे फर्स्ट वाले के लिए मैंने यहाँ पे 2/3 एम आर स्क्वायर रखा है यहाँ पर आई को, लेकिन जब मैं इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करूँगा तो इसके लिए तो मेरे को 2/5 रखना पड़ेगा, तो फिर वो मिसमैचिंग होगी यहाँ पे, फिर वो आपका क्यू बाई टू एम का आंसर नहीं बनेगा फिर यहाँ पर इसमें। तो थर्ड वाले के लिए अगर आपसे म्यू कैलकुलेट करवाया जाता है तो फिर आप इस फॉर्मूले के लिए ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है कि म्यू बाई एल तो क्यू बाई टू एम होता है, लेकिन वो तभी होता है जब दोनों एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर अलग अलग तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर डिफरेंट होगा मामला, लेकिन आपको पता है कि इसका वही होगा जो होलो वाले का होता है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि ठीक है डायरेक्टली मैं होलो का कैलकुलेट कर लूँगा और वही म्यू यूज़ कर लूँगा मैं, तो थोड़ा सा हम और इनडायरेक्ट गए हैं यहाँ पर, और फिर हम बोलेंगे कि आंसर वही होगा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 3। तो थोड़ा सा इसका हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब भी हम इसका यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं यूज़ कर सकते।